Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, we were discussing about basic accounting terms. Today we will talk about some more accounting terms. So today I will start with sales. पिछले वीडियो में आपने परचेज के बारे में पढ़ा, ठीक उसका अपोजिट है सेल्स। परचेज में क्या था कि जिस भी चीज़ का आप बिजनेस करते हो, अगर वो आइटम आप आगे रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए खरीद रहे हो तो वो परचेज की कैटेगरी में जाएगा। उसके अलावा अगर आपने कुछ खरीदा तो वो परचेज की कैटेगरी नहीं है। यही बात की थी। तो आज सेल का केस भी बिल्कुल वैसा है कि जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक कपड़े के व्यापारी हो, आप क्लॉथ्स बेचते हो, कपड़े बेचते हो, तो अगर आप कपड़े को सेल करो तो उसकी कैटेगरी है सेल्स, कि आपने सेल्स की है। ओके। अपनी दुकान पे रखा हुआ सोफ़ा आप अगर आपने बेच दिया, टेबल बेच दी, आप एक क्लॉथ के ट्रेडर हो, क्लॉथ मर्चेंट हो। ओके। आपने अपनी शॉप पे रखा हुआ कोई सोफ़ा सेट या टेबल बेचा तो वो सेल्स की कैटेगरी में नहीं जाएगा। सेल्स में सिर्फ वो चीज़ें आती हैं जिसका आप बिज़नेस करते हो और उन्हें आपने जो है वो सेल किया। तो अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल वो होती है जब आप गुड्स को जो है वो सेल करते हैं, जिसका आप बिज़नेस कर रहे हैं। अब ये गुड्स भी हो सकती हैं और अगर आप सर्विसेज का बिज़नेस करते हो तो वो सर्विस भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वो आपने जब किसी को दी तो आपने कहा कि आपकी सेल्स हुई है। ओके। इसी की अपोजिट आगे एक टर्म होती है सेल्स रिटर्न। मीन्स अगर सामने से कस्टमर बेची हुई चीज़ को वापस कर दे आपको, तो आपके लिए वो क्या हो गई? सेल्स रिटर्न। कोई शिकायत है कस्टमर को तो उसने रिटर्न कर दिया आपको, तो वो हो गई सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट हमारी जो अकाउंटिंग टर्म है वो है स्टॉक, या आप उसको कह सकते हो स्टॉक इन ट्रेड। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है हमें। स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड, कि आपकी ऐसी गुड्स की वैल्यू जो अभी तक बिकी नहीं है। लाइंग अनसोल्ड, कि अभी तक बिकी नहीं है, अनसोल्ड है, आपके बिजनेस में अभी भी आपके पास पड़ी है। और इसी के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपने उन्हें क्या किया था? परचेज किया था आगे रीसेल करने के पर्पस से। परचेज फॉर रीसेलिंग। ओके। कि आपने उन्हें रीसेल करने के पर्पस से परचेज किया था। अब इस बात को मैंने कहा कि ये इम्पॉर्टेंट, मतलब यहाँ आपने बनी बनाई तैयार जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट, वो कहीं से आपने ख़रीदा और आपका बिजनेस है कि आप उन्हें आगे बेच दोगे। ठीक है। आपने प्रोडक्शन नहीं किया है, आपने सिर्फ बना बनाया माल फैक्ट्री से उठाया और उन्हें आपने अपने गोदाम में रखा कि आप उन्हें बेचोगे। लेकिन अगर वो नहीं बिका तो उसे आप कह सकते हो कि स्टॉक, कि मेरा इतना स्टॉक अभी भी पड़ा है। जैसे दुकानदार होता है, वो कहता है ना कि आज ही नया स्टॉक आया है, आज ही नया माल आया है, तो वो माल उसका अभी बिका नहीं है, उसकी शॉप पे पड़ा है। तो ऐसी गुड्स जो आपने आगे रीसेल करने के पर्पस से ख़रीदी हैं और अभी वो आपके पास पड़ी है, अनसोल्ड है, बिकी नहीं है, जितना आपके पास अवेलेबल है उसकी वैल्यू हम काउंट करेंगे मनी की टर्म्स में, और वो हमारा क्या बन जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड, कि आपके व्यापार में कितना स्टॉक है। बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई कि जितना आपका माल पड़ा है दुकान में आपकी, वो आपका क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। अब नेक्स्ट आपकी जो टर्म आती है वो क्या है? इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री जो टर्म है वो स्टॉक से थोड़ा सा इंटर रिलेट करती है। ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी।
स्टॉक भी आ जाएगा और स्टॉक के अलावा भी कुछ चीज़ें आ जाएंगी। देखो मैंने कहा था स्टॉक के टाइम आपको अभी कि आपने खुद बनाया नहीं है, आपने बनाया माल, तैयार जो माल होता है वो कहीं से उठाया और उसको आगे रीसेल करने के लिए अपनी दुकान में रखा। लेकिन इन्वेंट्री में स्टॉक तो आएगा ही, उसके अलावा वो भी आएगा जो आप खुद बनाते हो और अभी आपका बिका नहीं है, आपने प्रोडक्शन करके रखा हुआ है और आपका जो है वो अनसोल्ड है। ओके, तो यहाँ अब इस इन्वेंट्री के हो सकते हैं कुछ टाइप्स। वो टाइप्स क्या हैं उनकी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हो सकता है आपका कि इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा है। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, तो वो आपके पास अभी जो है वो पड़ा है, मीन्स उसको आपने अभी तैयार करके फिनिश गुड्स में तैयार करके बेचने के लिए अभी रेडी ही नहीं किया, तो वो भी इन्वेंट्री का पार्ट है, क्योंकि कभी ना कभी उसको हम रेडी करेंगे तो वो बिकेगा। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, उसकी भी कुछ वैल्यू है ना, आने वाले टाइम में वो बिकेगा हमारा जब हम उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ये वो रॉ मटेरियल है जो आपने परचेज किया होगा कि आगे मैं इसमें प्रोसेसिंग करके आगे इसको सेल करूँगा। अब इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपने कॉटन खरीदी कि इससे जो है मैं कपड़ा बना करके बेचूंगा, रुई होती है, उसको आगे जो है मैं फर्दर मशीनों में तैयार करके उससे कपड़ा बना करके या शर्ट्स बना करके बेचूंगा। तो जो इन्वेंट्री उसका रॉ मटेरियल का जो अभी स्टॉक पड़ा है जिससे अभी तक माल तैयार नहीं हुआ, वो आपका यहाँ इंक्लूड होगा। नेक्स्ट होता है आपका इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे कौन से वाला आता है कि जो आपका ना अभी सेमी फिनिश्ड है, मतलब आधा काम हो चुका है आधा रहता है। जैसे मैंने कहा ना कि कॉटन खरीदी, वो रॉ मटेरियल, कॉटन से आपने धागे थ्रेड बना लिए, अब उन धागों से कपड़ा बनेगा तो आधा काम हो गया, तो वो होता है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि वो भी तो आगे काम आएगा ना, उसी से आगे फिनिश गुड्स तैयार होंगी। तो सेमी फिनिश गुड्स वाला भी जो पड़ा होता है यानी अधूरा तैयार माल, वो भी इन्वेंट्री का ही हिस्सा होता है। आगे होता है फाइनली इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ये वो माल है जो तैयार हो चुका है आपका और अभी आप उसको जो है वो बेचने में एबल नहीं हो पाए हो, अभी आपका सेल नहीं हुआ, गोदाम में तैयार करके रखा हुआ है आपके पास, तो वो हो गया इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं प्रोडक्शन से। अगली जो इसकी टाइप है वो वही है जो अभी आपको मैंने पढ़ाई, स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पर वो आएगा जो आपने सीधा जो है वो तैयार माल जो है वो उठाया किसी से और अभी आपका बिका नहीं है, आपकी शॉप में पड़ा है, तो ये हो गया स्टॉक इन ट्रेड। ये स्टॉक इन ट्रेड जो है वो इन्वेंट्री का ही एक हिस्सा है, मीन्स इन्वेंट्री एक बड़ी टर्म है, उसमें ये सब कुछ आ जाता है। ओके, तो स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो अभी हमने एज इट इज़ तैयार माल किसी से उठाया, अपनी शॉप पे रखा और अभी बिका नहीं है, तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब आपकी दो टर्म्स आती हैं, एक होती है आप चाहे वो स्टॉक के मामले में कह लो या इन्वेंट्री के मामले में, मेन जो बात है वो है इन शब्दों में कि ओपनिंग इन्वेंट्री आप कह लीजिए और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ ये दो टर्म्स का क्या मीनिंग है, पहले हम क्लोजिंग की बात करते हैं। क्लोजिंग का मतलब होता है देखो क्लोज होना, लास्ट किसी चीज़ का। तो जब ईयर का एंड आता है, जैसे हमारा अकेडमिक ईयर होता है ना 31 मार्च को एंड होता है, ऐसे बिजनेस का जो ईयर होता है वो भी 31 मार्च को एंड हो जाता है। उस दिन हम हमारे सारे जितने भी हमने अकाउंट्स खोले, जो कुछ बनाया, सब कुछ क्लोज करके फाइनल देखते हैं कि क्या हमारे पास है, हम किस पोजीशन में हैं। तो उस टाइम पे जितना भी स्टॉक आपका माल जितना भी बिना बिके रह जाता है, उसकी वैल्यू आप मनी में निकालते हो कि कितने रुपए का माल मेरे पास पड़ा है जो बिका नहीं है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, वो रॉ मटेरियल भी सब कुछ इंक्लूड आपने कर लिया। ओके, तो वो जो ईयर के एंड में आपके पास वैल्यू आती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री,
कि साल के अंत में इतना मेरा बचा हुआ है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 के एंड में मैंने जो देखा, मेरे पास 10 लाख रुपीज़ का जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ा था, कि मेरा जो है वो बिना बिका हुआ माल पड़ा था। ओके, 2019 के एंड में। अब 2020 जब शुरू होगा, नया साल, जब मेरा बिजनेस का नया ईयर मैं शुरू करूँगी, तो उस टाइम पे मैं देखूँ कि मेरी दुकान पे कितना स्टॉक है, तो वो वही वाला होगा ना जो पिछले साल के एंड में बचा है, वही होगा, क्योंकि आपका नया साल शुरू हुआ तो पिछले वाला सारा आप नए साल में यूज़ करोगे। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो नए ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, कि साल की शुरुआत में, बिगिनिंग में कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। ध्यान से सुन ले, कितना अवेलेबल है मेरे पास साल की बिगिनिंग में, तो वो बन जाता है आपका ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री वही है जो पिछले साल मेरे पास बचा हुआ था बिना बिके। तो यहाँ हमारा जो है वो स्टॉक का टॉपिक ये और इन्वेंट्री का टॉपिक जो है वो जो इंटर रिलेट थे वो कंप्लीट है। यहाँ हम क्लियर हो गए कि स्टॉक छोटी टर्म है, इन्वेंट्री जो है वो ब्रॉडर टर्म है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। आफ्टर देन जो है हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म की, जो है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्या मतलब है इस टर्म का? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है कि एक तो ट्रेड का मतलब व्यापार, रिसीवेबल का मतलब फ्यूचर में कुछ रिसीव होगा, प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा आपको? मनी, पैसा रिसीव होगा। तो इसका मतलब यहाँ ट्रेड रिसीवेबल में ये ऐसी आपका उधार है जो आपने किसी को दिया है और वो आपको फ्यूचर में पे कर देंगे। तो आपने हो सकता है कि किसी को उधार में, उधार को इंग्लिश में अकाउंट्स में बोलते हैं क्रेडिट, पे आपने जो है वो गुड्स, या फिर अगर आप सर्विसेज का बिजनेस करते हो तो सर्विसेज जो हैं वो दी हैं, सेल की हैं। आपने गुड्स या सर्विसेज किसी को जब क्रेडिट पर, उधार में जो है वो सेल करते हो आप, तो वहाँ पर आपका जो पैसा आपका रहता है सामने वाले से लेना, उसे कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स, कि वो पैसा आपने उनसे लेना है। अब इस ट्रेड रिसीवेबल के दो तरह के टाइप हो सकते हैं। एक होते हैं आपके डेटर्स, डेटर को हिंदी में बोलते हैं देनदार, जिन्होंने आपका पैसा देना होता है। तो ये डेटर्स वो लोग हैं, वो पीपल हैं जिन्होंने आपसे उधार में जो है वो कुछ खरीदा, मतलब गुड्स या सर्विसेज, अब इन्होंने आपका पैसा देना है, तो इन्हें कहा जाता है डेटर्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो होता है वो होते हैं बिल्स रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल भी हैं वही लोग जिन्होंने आपसे उधार में कुछ खरीदा और उन्होंने पैसा देना है। तो डेटर से अलग क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ आपने इनको एक बिल लिख के दिया कि तुम मेरे से इतने का सामान लेके जा रहे हो। इन्होंने उस बिल के ऊपर अपनी जो है वो एक्सेप्टेंस दे दी, रिटर्न में एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं आपको 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद ये पैसा जो है वो पे कर दूंगा। जब बिल के ऊपर, जो आप बिल बनाते हो उसके ऊपर सामने वाला पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, तो फिर वो बिल बन जाता है बिल रिसीवेबल, क्योंकि उस पर एक टाइम मेंशन है कि इतने टाइम बाद पैसा आ जाएगा। लीगली वो अप्रूवेबल होता है, आप कोर्ट में जाके शो कर सकते हो कि इस पर्सन ने कहा था कि इतने टाइम में देगा और अभी मुझे पे नहीं किया है, तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है फिर। ओके, तो जहाँ सामने वाला अपनी एक्सेप्टेंस दे दे तो बिल रिसीवेबल, और एक उसने वर्बली कहा है आपको कि मैं दे दूंगा, तो वो इंसान कौन है? डेटर। दोनों ही किसका पार्ट है? ट्रेड रिसीवेबल्स, कि व्यापार में जो मुझे पैसा प्राप्त होना रहता है, अभी होगा मुझे फ्यूचर में। ओके, सो अब ट्रेड रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट आपकी जो टर्म आती है वो टर्म है हमारे पास ट्रेड पेबल्स। ठीक उसका अपोजिट, अभी अभी पढ़ा हमने रिसीवेबल्स, अब आ गए ट्रेड पेबल्स, मतलब
व्यापार में जो आपने सामने वाले को पे करना है, यहाँ आपने पे करना है। ओके, मीन्स आपने हो सकता है अपने जो सप्लायर होते हैं आपके, उनसे आपने क्रेडिट पर जो है वो माल लिया हो, उधार में आपने जो है वो उनसे माल खरीदा है अगर, तो फिर आपको उनको पे करना पड़ेगा। तो इसी तरह से ट्रेड पेबल्स के भी होते हैं दो टाइप्स। पहला होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर की हिंदी होती है लेनदार, कि जिन लोगों ने आपसे पैसा लेना है वो होते हैं आपके क्रेडिटर्स। आपने उनसे उधार में या तो कोई गुड्स या फिर कोई सर्विसेज जो हैं वो ली हैं, तो फिर ये वो लोग जिन्होंने आपसे पैसा लेना है आपके क्या हैं, लेनदार, तो उन्हें बोलते हो आप क्रेडिटर्स, उन्हें आपने पे करना होगा। दूसरा इसका टाइप होता है बिल्स पेबल्स। तो बिल्स पेबल में सामने वाले ने आपको बिल लिख के दिया कि भाई मैंने तुझे इतने का सामान दिया है, आपने उस बिल के ऊपर जब अपनी एक्सेप्टेंस दे दी और सामने वाले को वो बिल भिजवा दिया कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने आपका इतना पैसा देना है और मैं 2 मंथ्स 3 मंथ्स जो भी टाइम आपने इस बिल पे लिखा है उतने टाइम बाद आपका पैसा आपको लौटा दूंगा, तो वो बिल क्या बन जाएगा आपके लिए, बिल्स पेबल। सामने वाले के लिए क्या है, रिसीवेबल। आपके लिए तो हो गया ना पेबल, क्योंकि आपने पे करना है। तो इसी तरह से ट्रेड पेबल के हो गए दो टाइप, एक क्रेडिटर्स, एक हो गया बिल्स पेबल, जो आपने देना होता है सामने वाले पर्सन का। ओके, नेक्स्ट आपकी जो अकाउंटिंग टर्म है वो है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो वो चीज़ गुड्स कहलाएगी। मीन्स अगर आप क्लॉथ्स का बिजनेस करते हो तो क्लोथ्स आपके लिए क्या है, गुड्स। अब आप जो क्लोथ का बिजनेस करते हो, आपकी दुकान पे जो सोफ़ा टेबल चेयर ये सब पड़ा है, ये सारी चीज़ें आपकी एसेट हैं, प्रॉपर्टी हैं। गुड्स सिर्फ वो होंगी जो दुकान पे माल पड़ा है आपकी। ओके, और इसी तरह से एक इंसान जो है वो फर्नीचर का अगर बिजनेस करता है, अब फर्नीचर वाले के लिए तो टेबल चेयर वो सारी चीज़ें उसके लिए क्या है, गुड्स। क्योंकि यहाँ उसके लिए क्यों ये गुड्स है, क्योंकि वो तो उसी का बिजनेस करता है, वही काम है उसका। तो गुड्स वो चीज़ें जिनका आप बिजनेस करते हो और आपका पर्पस क्या होता है, उन्हें रीसेल करना। ये शब्द पकड़ लो अपने माइंड में कि गुड्स का पर्पस ही क्या है कि वो रीसेल होंगी, आप उन्हें आगे कस्टमर को बेचोगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।